अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम वर्क को डिफ़ाइन करेंगे कि वर्क क्या होता है। मज़ीद फिर ये देखेंगे कि एनर्जी की क्या इम्पोर्टेंस है हम लोगों की डेली लाइफ में और क्या वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी ज़रूरी है या नहीं है। उसके बाद एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे, उसकी क्या टाइप्स हैं, किन किन फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है और क्या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जाता। और डिफरेंट टर्म्स वर्क और एनर्जी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्क। तो वर्क का जो वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता है उसका मतलब होता है काम। जिस तरह अगर कोई शख्स पानी की बाल्टी लेके खड़ा हुआ है या उसने कोई और लोड उठाया हुआ है तो आम लैंग्वेज में तो हम कहेंगे कि वो बंदा या वो शख्स काम परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। लेकिन फिज़िक्स की लैंग्वेज में अगर वो बंदा किसी लोड को उठा के खड़ा हुआ है तो कोई काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में काम कब होगा कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है और फोर्स की डायरेक्शन में वो बॉडी कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई ना कोई काम परफॉर्म किया। एंड लेट्स सी दिस डायग्राम। इसमें एक शख्स है जो कि एक लकड़ी के ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है और ये ब्लॉक कोई ना कोई उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा तो हम कहेंगे कि ये ब्लॉक ये बॉडी वर्क डन कर रही है। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि W इज इक्वल टू Fs, कि जितनी ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लगेगी इतना ज़्यादा बॉडी जो वर्क डन होगा, या बॉडी जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इतना ज़्यादा वो बॉडी वर्क डन करेगी। ठीक है, अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखा जाए तो फोर्स जो बराबर आ रही थी उसके अकॉर्डिंग ma के बराबर थी। तो इक्वेशन में क्या बताती है कि फोर्स का मैस के साथ भी कुछ रिलेशन है। ठीक है, कि अगर मैस थोड़ा है तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी और बॉडी उस लिहाज से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ना अपने साइज अपने मैस की। जबकि अगर एक बॉडी जिसका मैस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, जो हैवियर बॉडी है, तो उस पर हमें इसी कदर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब बॉडी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। तो ये मुझे बता रही है कि वर्क जो है फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाली फोर्स और उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी हम एंगल को डिस्कस नहीं करें, नेक्स्ट जब हम एंगल को देखेंगे, एंगल के मतलब पढ़ेंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। वर्क का जो यूनिट है वो जूल होता है और कोई बॉडी कब 1 जूल वर्क परफॉर्म करवाएगी कि अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लग रही हो और उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस तय करे तो हम कहेंगे कि बॉडी ने जो वर्क डन किया वो 1 जूल होगा। अब 1 जूल किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि बॉडी पे जब फोर्स लगेगी और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगी तो उसको हम नाम देते हैं किसका? न्यूटन मीटर का। न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। जूल एक स्मॉलर यूनिट है, वर्क को मेजर करने की कुछ बड़े यूनिट्स भी हैं, इस तरह 1 किलो जूल या 1 मेगा जूल। तो 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के और 1 मेगा जूल 10 लाख जूल के। अब किलो ये प्रीफिक्सेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं, किलो और मेगा। किलो 10 की पावर 3 के बराबर होती है प्रीफिक्स, और जो मेगा 10 की पावर 6। ये सिंपल आपको प्रीफिक्स नहीं याद तो उसको लिखने का ये भी तरीका है कि आप 10 लिखेंगे और इस 1 के बाद देखें कितने ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 3 या तो 10 की पावर 3 आ जाएगा और
अगर मेगाजूल में देखें तो कितने ज़ीरो आ रहे हैं, राइट साइड पे अगर देखें 1 से पहले 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो 10 की पावर आप 6 लिख लेंगे। तो आप अगर आपको प्रीफिक्सेस नहीं भी याद तो आप आसानी से उनके ज़ीरोज़ को काउंट करके 10 लिखे ना, उनके ज़ीरोज़ को काउंट करके उसकी पावर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा कि एक बॉडी पे जब फोर्स लगती है और फोर्स की डायरेक्शन बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसको हम नाम देते हैं वर्क। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं कि बॉडी में फोर्स तो लग रही होती है, ठीक है, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही होती, तो उस केस में फिर हम जो है वो फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के कौन से कंपोनेंट के अलाउंग तय हो रहा है। ठीक है, यानी क्या वो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलाउंग कवर कर रही है बॉडी फोर्स के अप्लाई करने से, या वाई एक्सिस के अलाउंग कर रही है। जिस तरह अब यहाँ पे इस फिगर में देखें तो यहाँ पे एक बॉडी में फोर्स लग रही है, ठीक है, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन बॉडी ऊपर इस तरह से स्लो फॉर्म में तो नहीं वो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है ना, बॉडी तो कुछ एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रही है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे वो ऐड कर रही है। तो यूँ हम फोर्स को कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के अलाउंग जो उसका कंपोनेंट होगा वो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम वाई एक्सिस के अलाउंग जो देखें तो वो एफ वाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग हो रहा है, तो जो हम एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेंगे जब हमने वर्क फाइंड करना है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का क्या था, जो उसके एक्स एक्सिस के अलाउंग हो उसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट नंबर 4 में हमने कैलकुलेट किया था, निकाला था, ड्राइव किया था एफ एक्स को, वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। बिल्कुल इसी तरह वर्टिकल जो कंपोनेंट है फोर्स का उसको एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है एफ साइन थीटा की। इस केस में अगर देखा जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है, ठीक है, यानी फोर्स की डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में यूँ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो फिर हम क्या लेंगे, हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है। तो अगर इस पर गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलाउंग हो रहा है, तो इसमें क्या पता चल जाता है कि फोर्स का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलाउंग वो क्या होगा, एफ एक्स। तो यहाँ से जो फार्मूला हम लेंगे वर्क डन का वो होगा W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा की। वैल्यू लगाएंगे इसमें इक्वेशन में लगाएंगे तो लास्ट पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है कि वर्डन किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और फिर फोर्स और डिस्प्लेस के दरमियान एंगल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सपोज करिए कि फोर्स जो है वो 2 न्यूटन की फोर्स हम लगा रहा है ये बंदा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है 5 मीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इनके दरमियान का एंगल देखेंगे, ठीक है। सपोज कर लिए कि यहाँ पे कोई एंगल जो है वो बन रहा है, आप सपोज कर लें 30 कर लें ना, सपोज ही करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस एंगल की, तो तमाम वैल्यूज़ जो आपने लगाई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज़, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और हम तकरीबन इसको लिंक कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द जितने फिनोमेनास हो रहे हैं, और किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में एबिलिटी है वो किसी न किसी काम को परफॉर्म कर सके। तो ये हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी की सलाहियत जिसकी वजह से वो काम कर सके उसको हम नाम देते हैं एनर्जी का। कि अगर तो बॉडी के पास एनर्जी होगी तो तभी वो कोई ना कोई काम कर सकेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जिस तरह अगर हम यंग हैं, एनर्जेटिक है, तो हमारे लिए जो हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है, हम इजीली सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। इसकी निस्बत एक छोटे बच्चे की मिसाल लें तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सीढ़ियाँ चढ़ सके, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ली हुई है
पानी की, ठीक है, पानी जो कि स्टीम में मुख्तलिफ नदियों या दरियाओं में बह रहा होता है। अब यहाँ पे इस पानी का क्या काम है कि इस पानी के पास एनर्जी है, ठीक है, जो कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सके। बहते पानी जो है वो क्या काम परफॉर्म करेगा, तो ये वाटर मिल्स को चलाने में इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा टरबाइन को चलाने में इस्तेमाल हो सकता है, और वो आगे क्या कि जनरेटर को चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगी, प्रोड्यूस हो सकती है ना। इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जीज़ की आपने जस्ट देख लेनी है, डिटेल में हम इनको फर्दर लेक्चर्स में जो है वो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मेन इसकी फॉर्म्स क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, इसी तरह साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी है। तो जो मेन थी मैकेनिकल एनर्जी, उसकी दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे।